Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video, we are going to continue the series of class 11th Commerce Gujarat Board Economics revision we were doing. Here we are now studying about Indian history and economy. So let's begin with it. अगर आपने please subscribe नहीं किया है, so do consider subscribing my channel. Hopefully आपको ये video useful लगेगा. Thank you. चलो शुरुआत करें इससे। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहले जो मेन वीडियो उसमें क्या पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी पूरे टाइम में कैसे कैसे चेंज हुई है ना। इंडिपेंडेंस से पहले क्या चीज़ें थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या चीज़ें हैं, और कैसे कैसे हमारी कंट्री डेवलप होती गई, प्रॉब्लम्स को पार करती रही। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। बेसिकली इस चैप्टर में नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको उसका एक आइडिया होना ज़रूरी है ताकि आप पेपर में वो एग्जैक्ट वैल्यू भले ना लिख पाओ, लेकिन कम से कम उसके आसपास आप लिख पाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले इंडिया का कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को देखें। तो इंडिया को उसकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और यूनिटी है, अलग अलग हमारे जो लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और ट्रेडिशंस हैं, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, यूनिटी भी है, एकता भी है। तो इन सब के लिए इंडिया जाना जाता है। इंडिया के पहले के नाम थे भारत, जो किंग दुष्यंत के नेम, जो बेटा था किंग दुष्यंत का, उनका नाम भी भारत था। उसी से हमारा इंडिया का एंशिएंट नेम निकला था। हिस्टोरिकली हमारा मतलब पहले बहुत साल पहले हमारे इंडिया में बहुत भंडार पाए जाते थे, प्रॉस्परस था हमारा इंडिया। और किस चीज़ के वजह से? एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड और इन सब चीज़ों से हमारे यहाँ पर फॉरेन ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते थे। अच्छा, फॉरेन इन्वेशंस एंड रूल्स आते गए हमारे यहाँ पर। अब जो है अंग्रेज लोग आकर के हमारे ऊपर राज करने लगे, वो सब हमारे यहाँ पर आए और वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगे, यानी कि ख़त्म करने लगे। एक तरह से देखें तो मेजर रूलर्स जो थे वो थे आपके मुगल्स, जो 1526 से 1858 तक थे। इन्होंने मोस्ट रीजन्स को कंट्रोल किया था। फिर आए आपके ब्रिटिशर्स 1757 से लेकर के 1947 तक, तकरीबन 200 साल इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। इन्होंने शुरुआत की आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, यानी तकरीबन 100 साल। और उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का राज हमारे ऊपर रहा। थर्ड पॉइंट देखें तो एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो पहले आपकी इंडियन इकोनॉमी में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे ध्यान दें अगर, तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग हमारे एग्रीकल्चर में डले हुए थे और बहुत अच्छी रूरल इकोनॉमी थी। रूरल इकोनॉमी यानी गांव बहुत प्रॉस्परस थे हमारे। विलेजेस जो हैं सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी उनको किसी और की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और स्मॉल इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती थी। बहुत सी अच्छी तरह से चलते थे यहाँ पर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी थी, पर किस बात की थी? टेक्सटाइल्स की, जैसे कि कॉटन, मसलिन, जूट, इंडिगो, पॉटरी और मेटलवेयर। इन सब चीज़ों की हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी। एडवांस्ड टाउन प्लानिंग की भी हमारे यहाँ पर एविडेंसेस पाए गए कि पहले के जो हमारे टाउन्स थे वो इस तरह से प्लान किए हुए थे कि आज भी उनको ऐसे हम चाहें तो प्लान नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है उनके हड़प्पा और मोहनजोदारो। फिर आता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इंडिया जो है तकरीबन, एक सेकेंड, इंडिया जो है तकरीबन 25% ग्लोबल वेल्थ का हिस्सा था, यानी पूरे वर्ल्ड का एक चौथाई हिस्सा वेल्थ का हमारे इंडिया में था। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे हमारे यहाँ पर मुगल रूल में सबसे ज़्यादा वेल्थ जो है वो पाई जाती थी, जब मुगल्स का हमारे यहाँ पर रूल था तब। चलो मूविंग ऑन। फोर्थ नंबर है ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रेलवेज ब्रिटिशर्स ने शुरू करवाई थी। ये एक उनका गिफ्ट है हमारे लिए। 1853 में बनाई थी। 1947 तक इन्होंने 53,000 किलोमीटर रेलवे के बना लिए थे, यानी तकरीबन 100 साल में उन्होंने इतना काम कर लिया था। रोड्स जो हैं 4.47 लाख किलोमीटर तक एक्सपांड हो चुके थे आपके। रोड्स भी दो टाइप की बात हुई है चैप्टर में, कच्चा रोड और पक्का रोड। अब हमने सब मेन चैप्टर में पढ़ लिया है, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है आपके। बैंक्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा राइज हुआ
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है इस समय, वो 1935 में ब्रिटिशर्स ने ही एस्टैब्लिश करवाया था। फिर आता है सोशल चेंजेस, कौन कौन से सामाजिक बदलाव आए। तो सती प्रथा जो थी हमारी, उस पे उन्होंने रोक लगा दिया। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी जहाँ जहाँ कहीं भी लड़की पैदा होती तो उसको वो दूध में डुबा देते, इसको उन्होंने बंद कर दिया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखें, यानी पैसों के मामले में वो हमको लूट के चले गए, जैसे कि हाई टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू यानी जमीन के ऊपर कर लगाना, और आर्टिसंस को भी एक्सप्लॉइट करना। ये आपको अगर याद हो, चैप्टर में एक पॉइंट है कि जो हमारे यहाँ के कलाकार होते थे, उनकी कला को हम मान लो मैं कलाकार हूँ तो मुझसे मेरी कला को वो कम दाम पे लेंगे और आगे बेचेंगे ज्यादा दाम पे। पॉलिसीज जो हैं वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को फेवर करती थी, और बदले में मतलब जाता कौन था, वो थे हमारे इंडियन रिसोर्सेज। कहने का मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी और इंडियन रिसोर्सेज कम हो रहे थे। मोनोपोलाइजेशन आने लगा सॉल्ट का, सॉल्ट ट्रेड पे मोनोपोलाइज हो गया, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान था जो सॉल्ट बेच सकता था, वो थे ब्रिटिशर्स। इवन दो हमारे यहाँ पर सॉल्ट बल्क में पाया जाता था, फिर भी हम अपना सॉल्ट यूज नहीं कर पाते थे। और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी, यानी इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत से बंधन लगाए जाते थे। फाइनल आता है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा आपके, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस होने लगी, और इंडिगो कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, यानी हर जगह पर सिर्फ इंडिगो ही उगाए जाने को उन्होंने फोर्स किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को। तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो कम हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में जब आया तो हमारे इंडियन रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते चले गए। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? इंडियन रिसोर्सेज से आएगा। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन इकोनॉमी अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसी हो गई वो देखें, तो सीधी सी बात है हमारे यहाँ पर चैलेंजेस और बहुत से चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पे थोपी गई थी, और उनको हमको ठीक करना था। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी देखते हैं। पहले तो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल चैलेंजेस आए, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। डेवलपमेंटल चैलेंजेस मतलब ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेटेड लोग हैं, ना आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, तो आप करोगे कैसे डेवलपमेंट, करोगे कैसे? पर कैपिटा इनकम जो है तब हमारी कम थी। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के हिसाब से भी हम लोग पीछे चल रहे थे पर कैपिटा इनकम के मामले में। आप चैप्टर में देखें तो पीसीआई के ऊपर भी एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें सब हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें नॉर्वे सबसे ऊपर है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, वो है सिलेक्ट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशंस, यानी कौन कौन से सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। 3 सेक्टर्स हैं, ये याद रखने की बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को अपने बोलते हैं इंडस्ट्री, और टर्शरी को अपने बोलते हैं सर्विस। ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम कम होते चला गया, लेकिन फिर भी ज्यादा ही रहा। यानी पहले अगर एग्रीकल्चर में 80% लोग थे, तो अब एग्रीकल्चर में 60% लोग, यानी कम है लेकिन फिर भी ज्यादा है। ऐसे देखने जाए तो 100 में से 60% तो ज्यादा ही हुआ, लेकिन पहले से वो कम हो गए। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है अब धीरे धीरे बढ़ते चले गए, इंक्रीज होते चले गए। और 1991 के रिफॉर्म्स जो हमारे आए, यानी कौन से रिफॉर्म्स आए 1991 में, एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोच लो। 1991 में आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जब रिफॉर्म्स आए आपके, तब आपका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा बहुत तेजी से। लास्ट आता है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यूटिलिटीज मतलब जो हमारी बेसिक यूटिलिटीज हैं। एग्जाम्पल है रोड्स, पब्लिक टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इम्प्रूवमेंट होने लगा। अच्छा, इरिगेशन जो है, इरिगेशन यानी पानी की सुविधाएं खेतों में, 22.6 मिलियन हेक्टर था 1950-51 में, जो कि बढ़ करके 63 मिलियन हेक्टर हो गया आपका 2012-13 में। फिर उसके बाद लिटरेसी 18.33% से अब 73% हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है पहले सिर्फ 2300 मेगावाट होता था, अब जो है वो 2,43,000 मेगावाट होने लगा 2011-12 में। इस बुक में रीसेंट फिगर्स नहीं है, ठीक है, जो फिगर्स हैं वो 2011-12
जो लास्ट सेंसस हुआ उस हिसाब से है। चलो फिर नेक्स्ट बात आती है रोड नेटवर्क की। रोड नेटवर्क जो है 48.6 लाख किलोमीटर हो गया, और इंडिया जो है, इंडिया का नेटवर्क पूरे ग्लोब में लार्जेस्ट में गिनाया जाने लगा, यानी पूरे जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं जिनमें लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स हैं उनमें हमारा इंडिया गिनाया गया। रेलवेज के मामले में इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया। 65,000 किलोमीटर के उसके ट्रैक्स हो गए। ठीक है, मूविंग ऑन, इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग अब क्या हुई, इंडिया पूरे विश्व में कहाँ पर खड़ा रहता है। तो इंडिया को अब हम रैपिडली एमर्जिंग इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि इंडिया जो है अब धीरे धीरे भी नहीं, सॉरी, रैपिडली यानी कि बढ़े जा रहा है, बहुत तेजी से एमर्ज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में 2011 इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के हिसाब से। थर्ड लार्जेस्ट है, इसका मतलब पता है फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं? सोचो और कमेंट बॉक्स में डालो। नोटेबल प्रोग्रेस हमारे यहाँ पर हुआ, साइंस, टेक्नोलॉजी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अब हम बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी रखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है। पहले आपको पता है बुखार से भी लोग मर जाते थे, अब हमारे पास उसकी दवाइयाँ हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसी से बढ़ती है। यानी आपकी जो एवरेज एज है पहले 40 साल होती थी, तो अब वो 60 ईयर्स है। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ावा होना। कंक्लूड करें इस चैप्टर को, तो इंडिया की जर्नी कैसी रही? पहले हमारे यहाँ पर एंशियंट प्रॉस्पेरिटी थी, यानी बहुत कुछ था हमारे कंट्री में। फिर उसके बाद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, यानी ब्रिटिशर्स आए और सब लूट के ले गए। फिर उसके बाद मॉडर्न रिसर्जेंस हुआ। रिसर्जेंस का मतलब क्या हुआ? हमने नए तरीके से फिर से उसकी शुरुआत की और फिर से उसको बनाया। और इससे क्या हाईलाइट होता है? हमारा रेजिलियंस और हमारा पोटेंशियल। रेजिलियंस मतलब करने की ताकत है हम में, हम किसी चीज से पीछे नहीं हटेंगे, और यही चीज हमें अपनी लाइफ में भी लानी है। और हमारा पोटेंशियल, यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने दुनिया को दिखा दिया। एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स, यानी हम अपने आप को विश्व स्तर पे बड़ा बनाने की ताकत रखते हैं। फाइनली चैप्टर ओवर हो गया। यहाँ पर चैप्टर का जो रिवीजन था मैंने वो पूरा करवा दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैंने वो टेबल्स इंक्लूड नहीं किए, रीजन उसका ये है कि आपको वो टेबल्स इजीली आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस चैप्टर का जो मेन वीडियो है जिसमें मैंने फुल्ली पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको जाके एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।